Dear students, welcome to all in my lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्फॉर्मेशन या रोटेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए, कॉन्फॉर्मेशन या रोटेशनल आइसोमेरिज्म ये किसी कंपाउंड में स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के वजह से होता है। देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता है बल्कि फ्री रोटेशन होता है, जिससे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े होते हैं और उस कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है या हाइड्रोजन एटम होते हैं तो उनका पोजीशन भी क्या हुआ कि बदलते जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि वो इस प्रकार जो कॉन्फॉर्मेशन जो शो करते हैं उनका जो है वो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होता है। इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स मतलब अनंत स्ट्रक्चर। और इस क्योंकि हम लोग जो है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करते जाते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है। देखिए, इसमें दो एक्सट्रीम स्ट्रक्चर है। एक क्या है कि ये इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर होता है या इसे हम लोग जो है वो कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और दूसरा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है। और इनके बीच का जो कॉन्फॉर्मेशन होता है वो एस्क्यू कॉन्फॉर्मेशन होता है। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण ये तीन तरह के कॉन्फॉर्मेशन होते हैं: इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, एस्क्यू कॉन्फॉर्मेशन एंड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। देखिए, ये और इनमें जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो बदलते हैं, मतलब एक कॉन्फॉर्मेशन से दूसरे कॉन्फॉर्मेशन में जो ये हमें कंपाउंड्स जो प्राप्त होते हैं उनमें एनर्जी के डिफरेंस क्या हुआ कि वो काफ़ी कम है। और इसकी स्टेबिलिटी का ये जो ऑर्डर है एक्लिप्स्ड इज लेस देन एस्क्यू लेस देन स्टैगर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है वो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है कॉन्फॉर्मेशन का, और एक्लिप्स्ड जो होता है सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, और स्क्यू जो कॉन्फॉर्मेशन हुआ इन बिटवीन द टू। इसे देखिए, हायर क्लासेस में हम लोग ये एक्लिप्स और स्टैगर्ड का ये रेशियो थर्मोडाइनमिक्स के बेसिस पर ये निकाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में हम लोग ये इसकी स्टेबिलिटी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हम लोग ये प्राप्त करते हैं कि कौन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, कौन फॉर्म कम स्टेबल है। तो देखिए, अब इसे हम लोग क्या हुआ कि जो तीन टाइप के जो कॉन्फॉर्मेशन है उसे एक एक करके स्टडी करेंगे। तो ये पहला जो कॉन्फॉर्मेशन है वो एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, ये एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज लीस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कॉन्फॉर्मेशन इन विच group attached to a carbon atom at the nearest distance of a group attached to next carbon atom. Such type of conformation can be explained by taking example of ethane by Saw-Horst projection formula। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये देखिए हम लोगों ने यहाँ ये एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन इथेन का लिया है,
और ये साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला देखिए, ये सबसे जो कार्बन एक और दो है, जैसे एक कार्बन ये सबसे वो इस तरह से ये हाइड्रोजन है, तो नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन उसी डायरेक्शन में है। तो तीनों हाइड्रोजन जिस डायरेक्शन में है उस वो दूसरे कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो उसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब एक दूसरे को ये ढके हुए, ये ज़्यादा हम लोग क्या हुआ कि ये जो कॉन्फॉर्मेशन है वो हम लोग ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला से ये ज़्यादा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सर्कुलर फॉर्म में इसे लिया जाता है और एक कार्बन जो फ्रंट में है और दूसरा कार्बन ये अंदर की साइड में होता है। और देखिए ये जो फ्रंट कार्बन है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और अंदर वाले कार्बन भी ये इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि एक दूसरे को ये बिल्कुल जो है वो ढक रखा है, जैसा कि ये एक्लिप्स्ड में होता है। तो इस तरह इसको ये एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन कहा जाता है। और ये चूँकि ये दो हाइड्रोजन, दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं ये तीनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में है, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल पास में है, इसलिए इसमें ये रिपल्सन होगा और ये रिपल्सन के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या कम होगी। तो इससे हम लोग ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि भाई एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में जो के स्टेज में जो मॉलिक्यूल होता है या कंपाउंड होता है वो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि उसमें जो ये जैसे इथेन के केस में लेगा हाइड्रोजन बिल्कुल पास पास में है, दूसरे भी इसमें ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें ले सकते हैं। तो उसमें देखेंगे कि अगर पास पास ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसे और हम लोग अभी कहे कि एक प्लॉट के द्वारा ये समझेंगे। दूसरा जो कॉन्फॉर्मेशन है वो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। देखिए ये जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है इसमें जो ग्रुप्स होते हैं दोनों कार्बन के वो काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स में ये जो रिपल्सन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और इसकी स्टेबिलिटी वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन यहाँ पर है, ये साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो देखिए एक ये हाइड्रोजन ऊपर है तो दूसरा नीचे है, एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड है, तीसरा इधर है, तो सारे ये डायरेक्शंस क्या है कि अलग अलग हैं। तो इसका ये बेटर इसको ये स्टैगर्ड फॉर्म देखिए, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या है कि ये हाइड्रोजन जो पहले एक दूसरे को ढका हुआ था वो अब ये काफ़ी ये दूर में आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस दो हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन जो होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो इसकी ये स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। तो ये देखते हैं कि ये दो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो ये कॉन्फॉर्मेशन है, एक एक्लिप्स्ड है दूसरा स्टैगर्ड है। तो दोनों में ये जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसका कारण क्या है कि ये जो इथेन के केस में मेनली हाइड्रोजन जो है वो दूर दूर में है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा। तो या और दूसरे भी इसमें जैसे ब्यूटेन भी ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन भी, इसकी स्टडी नेक्स्ट हायर क्लास में हम लोग करेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो फॉर्म है वो एसक्यू कॉन्फॉर्मेशन है। तो देखिए ये जो एसक्यू कॉन्फॉर्मेशन है ये इन दोनों के बीच का ये कॉन्फॉर्मेशन है, यानी टू एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। इन बिटवीन द टू कॉन्फॉर्मेशन देयर इज अनदर पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन विच इज एसक्यू कॉन्फॉर्मेशन। और इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये
इस तरह से देखा ये यहाँ पर ये बिल्कुल ही मतलब ना तो ढके हुए है एक दूसरे का हाइड्रोजन, और ना ही क्या हुआ कि ये एक दूसरे पर एक्लिप्स ये मैक्सिमम दूरी पर है। तो इस तरह से देखते हैं कि इन जो दो एक्सट्रीम जो कॉन्फॉर्मेशन है उसके बीच का जो ये कॉन्फॉर्मेशन होगा वो एसक्यू फॉर्म या इसको गॉच फॉर्म कहेंगे। तो देखिए इसमें स्टेबिलिटी ऑफ इथेन की हम लोग यहाँ पर ये चर्चा करते हैं। ये देखिए स्टेबिलिटी ऑफ इथेन एंड अदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी studied on the basis of plot of torsional angle against potential energy have been given below, and it is evident from the plot that the stability of a staggered conformation is maximum, whereas that of a eclipsed conformation is least. This is due to the fact that staggered conformation in a staggered conformation H atoms are far apart, so there is least repulsion causing greater stability. In eclipse conformation hydrogen atoms are at minimum distance, so there is a maximum repulsion, therefore least stability. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स देखिए, इसका मतलब देखिए क्या है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी इधर है ये वाई एक्सिस पर है, और ये टॉर्शनल एंगल या डाई हेड्रल एंगल क्या है कि ये एक्स एक्सिस पर है, और ये थेन के लिए लिया गया है। तो देखिए ये पहला ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ ये देखिए 60 ये पहले 0 डिग्री से पर ये डिग्री पर एंगल पर था, फिर ये 60 डिग्री, तो हर 60 डिग्री से इसको ये रोटेट हम लोग करते हैं। तो देखिए ये 60 डिग्री पर इसकी एनर्जी मिनिमम में, फिर जो है वो 60 डिग्री 120 डिग्री इसको ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हुआ ये मिनिमम ही होगी, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर इसकी ये मैक्सिमम है। उसी तरह से नेक्स्ट जो क्या है कि 180 डिग्री पर, फिर 240 डिग्री पर, इस तरह से ये रोटेट करते जाएं, तो इसकी एक 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 बार में क्या ये एक बार में तो स्टैगर्ड फॉर्म में होगा, और दूसरे फॉर्म में ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में होगा। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व से भी हम लोग क्या है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये यहाँ जो 0 डिग्री पर भी यहाँ जो ये टॉर्शनल एंगल है या डाई हेड्रल एंगल देखिए यहाँ पर ये फिर ये 60 डिग्री पर आ गया, ये स्टैगर्ड फॉर्म में है, फिर एक्लिप्स्ड फॉर्म में, फिर वापस स्टैगर्ड फॉर्म में। ये हर बार ये 60 डिग्री से इसको रोटेट कराते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी जो वो ये टॉर्शनल एंगल है इसमें, तो ये स्टेबिलिटी हम लोग इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इस तरह से ये प्लॉट से देखिए ये रोटेशन एंगल है, ये डिग्री ये ब्यूटेन का यहाँ लिया गया है। देखिए ये इसमें क्या है कि 2 मिथाइल ग्रुप ऊपर नीचे यहाँ पर है ये, तो इसकी एनर्जी क्या है कि ये बिल्कुल लगभग 0 के बराबर यहाँ पर है। फिर क्या है कि ये 2 मिथाइल ग्रुप पास पास में आ गए, तो एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। उसी तरह से हर 60 डिग्री पर ये यहाँ रोटेट करते जाते हैं, तो ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बदलती जाती है। इस तरह से देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, इस बेसिस पर ये डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी और जो कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में अलग अलग के बाद जो अलग अलग स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं। इसलिए से देखा कि ये जो कॉन्फॉर्मेशन है या रोटेशनल आइसोमेरिज्म है, तो रोटेशनल आइसोमेरिज्म इसलिए नाम दिया गया है, ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके रोटेशन की वजह से किसी जो सैचुरेटेड सिस्टम का ये बहुत सारे ये स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, और 2 एक्सट्रीम जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक्लिप्स्ड होता है और स्टैगर्ड होता है। एक्लिप्स सबसे कम स्टेबल होता है और स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह से ये काफ़ी ब्रीफ में
हम लोगों ने ये प्राइमरी स्टेज में ये जाना है कि ये कॉन्फॉर्मेशन क्या है, और ये इसे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। इसके जो मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से जो हमें अलग अलग इसका जो स्ट्रक्चर मिलता है, तो उसे हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। हायर क्लासेस में भी इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज यहीं इसको हम लोग ये टॉपिक को एंड करते हैं। थैंक यू।